हेलो मैं स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी मिस्टर प्रेम कुमार सिंह आज फिर से आप लोग का ठाकुर सर एकेडमी के इस बेहतरीन चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस चैनल के बारे में आप जानते भी होंगे। यहाँ आज तो मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ MIC 2 का सिलेबस। MIC 2 आप समझ रहे होंगे, माइनर कोर कोर्स 2 का जो सिलेबस है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं सिलेबस पे चलूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस चैनल के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लो, ताकि अगर आपके कोई नीडी पर्सन है, आपके दोस्त यार हैं, भाई बंधु हैं, अगर उनको इसमें से किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप उन्हें उन तक हमारे इन बातों को पहुंचा दो, ताकि वो भी आपके साथ हमारे साथ आकर के जुड़ जाए। देखो, अगर मैं इस चैनल की बात करूं बच्चे, तो इसमें ना बहुत तरह के कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 11th-12th का भी कोर्स अवेलेबल करवाया हुआ है, और 11th-12th में भी आपका ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट है भाई, ये बात आप याद रखिएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों अलग अलग बैचेस चलती है यहाँ पे। और BSc के लिए भी हम लोगों ने बैच रखा है। BSc के लिए MJC हो या MIC हो, दोनों पेपर के लिए यहाँ पे हम लोगों का बैच है, MJC और MIC दोनों के लिए। और इस यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत ये है, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि यहाँ पे आपको, चाहे आप कोई भी पेपर पढ़ रहे हो BSc में, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप बायो पढ़ रहे हो, बायो में चाहे आप जूलॉजी पढ़ रहे हो, या बायोलॉजी में आप चाहे बोटनी पढ़ रहे हो, कोई सा भी कोर्स पढ़ रहे हो, या आप मैथ पढ़ रहे हो, या आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये हमारा प्लेटफॉर्म बिहार का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। चाहे वो फिजिक्स पढ़ना हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी पढ़नी है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैथ के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि सारे सब कोर्स के टीचर एक जगह पे आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे, ठाकुर सर एकेडमी चैनल पे, ऐप पे। ठीक है, इसमें जो भी कोर्स आप परचेज करोगे ना, इसमें क्या सब सुविधाएं आपको दी जाएगी। देखो, पहली बात, हर कोर्स में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लाइव आपको पढ़ा दिया, डॉट सेशन करवा दिया जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद बैच लो, उससे पहले आपको एक डेमो क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप उस डेमो क्लास से सेटिस्फाइड रहोगे, फिर जाकर के आपको क्या करवाया जाएगा, आप चाहते हो तो वो बैच आप परचेज कर सकते हो। डेमो क्लास लो, उसके बाद आपको बैच अच्छी लगी, जहां तक मुझे विश्वास है हम लोगों ने जितना मेहनत किया है, आपको बैच अच्छी लगेंगी। चाहे आप 11th-12th वाले बैच की बात कर लीजिए, चाहे BSc की किसी भी, MJC या MIC किसी भी बैच की आप बात कर लीजिए, आपको मजा आएंगे क्लासेस में, ये गारंटी है। अगर आपने कोर्स ले लिया, आपके साथ कोई दिक्कतें हो रही है उसके बाद, तो आपके पास यहाँ पे एक और सुविधा है कि आप अपने टीचर से चैट कर सकते हो, चैट विद टीचर, चैट विद एजुकेटर। ठीक, आप इन सब सुविधाओं के साथ साथ एक सुविधा इसमें और भी है बच्चा। वो सुविधा क्या है, जैसे मान लो आपने MJC MIC का बैच लिया या 11th-12th का बैच लिया, और आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज तो दे दी गई, वीडियो दे दी गई, क्लास नोट का क्या, तो क्लास नोट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा PDF के फॉर्म में। ये सारी सुविधाएं हमारे हर कोर्सेज में है। आप चाह, और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट के टीचर एक जगह प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, मिल जाएंगे, आपको भटकने की जरूरत इस चैनल पे नहीं पड़ेगी। अगर आप इनमें से कोई सा भी बैच परचेज करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के ठाकुर सर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठाकुर सर एकेडमी आपको डाउनलोड करने के बाद आप जाकर के अपने जो भी आपका इच्छुक डिजायर्ड बैच है उस बैच को जाकर आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कतें रह जाती हैं तो यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9155545177। आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बच्चा हमारा इस चैनल से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको बतानी जरूरी थी, जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम लोग अपने MIC 2 के सिलेबस पे। देखो भाई, MIC 2 में अगर हम लोग बात करें तो आपको MIC 2 में केवल एक पेपर होने हैं। आपको MIC 2 में बच्चा एक पेपर होने हैं 100 मार्क्स के, जिसमें से आपका एक पेपर होने हैं आपके 100 मार्क्स के, जिसमें से बच्चे आपका 30 तो प्रैक्टिकल में चला जाना है, और 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। 70 मार्क्स का आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। इस रिटन एग्जाम 70 मार्क्स में आपको एक पेपर पढ़ने हैं, जिस पेपर का नाम है बच्चा, जिस पेपर का नाम है, MIC का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो कि उसको ही बताना पड़ेगा। माइनर कोर कोर्स सेमेस्टर 2 के लिए आपको एक पेपर पढ़ने हैं, 100 मार्क्स के एग्जाम होने हैं, 30 प्रैक्टिकल, 70 आपका थ्योरी होगा। जिसमें वो पेपर में आपका क्या है, इनऑर्गेनिक 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, एंड फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेन आपका एक पेपर है जो आपको पढ़ने हैं, और इसी पेपर से आपके 70 मार्क्स कवर किए जाएंगे। इनऑर्गेनिक में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको पढ़ने हैं। ये अपना पेपर का नाम है, जिसमें 70 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसे हमें पढ़ने हैं। अब सवाल ये उठा
कि सर इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ने हैं। देखो, अगर पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात बताऊं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको दो यूनिट पढ़ने हैं। कौन कौन? यूनिट नंबर 1 है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर और यूनिट नंबर 2 है अपना केमिकल बॉन्डिंग। यूनिट नंबर 1 है अपना बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर और यूनिट नंबर 2 है बच्चा अपना केमिकल बॉन्डिंग। तो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं चलूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, देखो सिलेबस डिस्कस करने का क्या मोटो होता है। अगर आप कहीं पे मान के चलो, सपोज करो आप कोई गेम खेलने जा रहे हो और आपको आपका एम ही नहीं पता है कि किस टीम के खिलाफ खेलना है, उस टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं, उस प्लेयर का क्या क्या रणनीति है, प्लेयर कैसा कैसा खेलता है, वही नहीं पता है तो हारोगे कि नहीं हारोगे। तो जीतने के लिए पहले रणनीति बनानी पड़ती है। रणनीति मतलब कि आपको उन हर एक प्लेयर के बारे में पता होना चाहिए, किनका कहां पे फेवरेट शॉट है, कौन किस बॉल पे आउट हो सकता है, कौन क्या कर सकता है। कमजोरी जब पता रहेगी या उसकी स्ट्रेंथ पता रहेगा तो आप अपने उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हो। सेम चीज यहां है, आप सीधा पढ़ने चले जाओ, उससे पहले आप ये जान लो ना कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो आपका पढ़ना आसान हो जाएगा और चीजें समझने में आसान हो जाती है। इसलिए सिलेबस डिस्कस करवाया जाता है। तो यूनिट 1 में हमको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने देख लो। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे पहले हमको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में यूनिट 1 में पढ़ने हैं। देन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स इन इट। श्रोडिंगर इक्वेशन आप पढ़ोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन्होंने ही हमारे क्वांटम नंबर के बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो यहां से हम लोगों को 3 क्वांटम नंबर के बारे में पता चलेगा। कौन कौन? एन, एल, एम, ये 3 क्वांटम नंबर हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही मिला था। उन्हीं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में हमें वो टाइम पे इंडिपेंडेंट होता है उसके बारे में जानना है और मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स इन इट, और इसके अंदर में जो टर्म्स आएंगे उन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। इनके अंदर मेन टर्म है आपको फाई 1 आएंगे और फाई 2 आएंगे, फाई और फाई 2, तो इनके बारे में मेन हमको जानना है। तीसरा जो टॉपिक है अपना इस यूनिट में वो वही है सिग्निफिकेंस ऑफ फाई एंड फाई 2, सिग्निफिकेंस ऑफ फाई एंड फाई 2। उसके बाद हमें बात करनी है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में हमें बात करनी है। देन रेडियल एंड एंगुलर पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोनिक वेव, हाइड्रोजनिक वेव का वेव फंक्शंस का रेडियल एंड एंगुलर पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। एंड देयर वेरिएशन फॉर 1s 2s 2p 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स, ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सुनो क्या बोला आपको, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सुने हो ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एंगुलर पार्ट्स और रेडियल एंड एंगुलर पार्ट्स जानना है। हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शंस के अंदर में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को लेके उनके रेडियल और एंगुलर पार्ट्स के बारे में जानना है कि उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरी करती है, और वो भी कौन कौन ऑर्बिट में, 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स के अंदर में। और याद रखना इसमें केवल हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है, ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये था अपना अगला यूनिट का अगला टॉपिक। फिर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का जो अगला टॉपिक है उसमें हमको पढ़ना है रेडियल एंड एंगुलर नोड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। नोड्स कैसा जगह होता है भाई? नोड्स वो जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उन्हीं के बारे में, उसके रेडियल और एंगुलर नोड्स एंड उनके सिग्निफिकेंस, उनके फायदा के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड द कंसेप्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड द कंसेप्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस विथ स्पेशल रेफरेंस, यानी कि 1s और 2s को रेफरेंस मान के एटॉमिक ऑर्बिटल में किसी इलेक्ट्रॉन की दूरी वगैरह मेजर करना हो या रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जानना हो, इनके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अब अभी बस टॉपिक जान लो, डिस्कशन तो चैप्टर में करेंगे, और जब डिस्कशन करेंगे तो देखना कितना मजा आने वाला है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने अपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा। वहां पे आपने थोड़ा बहुत श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर पढ़ा होगा, यहां डिटेल में जानकारी लेनी है उसके बारे में। ठीक, तो ये था अपना पहला इक्वेशन। क्लास 11th के अंदर में बच्चा आप लोग एक और चीज पढ़े होंगे, वो क्या पढ़े होंगे आप लोग? एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 11th का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हमारा इनऑर्गेनिक का यूनिट नंबर 2 है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में। ठीक, फिर हमें पढ़ना है रूल्स फॉर द LCAO मेथड के बारे में।
फिर हमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एसएस एसपी पीपी कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपने ये पढ़ा होगा 11 तो थोड़ा बहुत याद होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होता है, एक होता है बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और एक होता है एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जो बॉन्ड बनाता है तो या तो मान लो किसी दो एटम का एसएस ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, या एसपी मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, या किसी एक एटम का पी दूसरे एटम का पी मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, किस प्रकार से काम करेंगे, उनके बारे में हमें यहां पे पढ़ना है। फिर हमें बात करना है नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि दो ऑर्बिटल्स है उसमें नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होनी है, इसके बारे में हमें यहां पे जानना है। ठीक, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड समझ रहे हो ना, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, सेकेंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, ये तो आपको याद होगा बच्चा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, जैसे कि N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब आपका P2 और P4 हो गया। मतलब P4 की बात नहीं करेंगे हम, केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जैसे N2 की बात करेंगे, O2 की बात करेंगे। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के हैं, उनके मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, मतलब उनके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से होता है, उनकी बातें हमें करनी है। उसमें किस प्रकार से sp मिक्सिंग होता है, यानी कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का मिक्सिंग किस प्रकार से होगा, उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद हमें बात करना एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज, समझ गए? देखो क्लियर है। देखो तो इसमें क्या है, तो तुमको इसमें देखो, तो पहले तो हमें पढ़ना है कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। होमोन्यूक्लियर मतलब कि एक ही एटम से बना हुआ हो दोनों, जैसे मान लो O2 एक एक ऑक्सीजन है, N2 दो दो एक एक नाइट्रोजन है, तो दो सेम है ना, दो सेम एटम, तो उसको बोलेंगे होमो एटोमिक न्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर में अगर वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड का अगर कोई हमारे पास होमोन्यूक्लियर अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है, और हेटेरोएटोमिक के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये आपका देखो एक एटम कार्बन, एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंटरमिक्सिंग होगा, उसके बारे में पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ बैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोचेज, बीबी बैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोचेज, इनके बारे में पढ़ना है। ये था अपना बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमको दो टॉप यूनिट पढ़ने थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, उसकी कहानी। अब हमें बात करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हमको इसका फंडामेंटल टॉपिक ही जानना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल चीजें, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो भाई, इसमें हमको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। अब आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। यह कंपाउंड दो तरह का होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक हम लोग किसे कहते हैं, एलिफेटिक हम लोग कहते हैं ओपन चेन वाले को, मतलब जिसमें कार्बन की चेन क्या हो, खुली हुई हो, इस प्रकार से, उसे कहते हैं हम लोग एलिफेटिक। तो हमें यहाँ पे वही एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बातें करनी है, इधर हमें वहां पे उसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बातें करनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करें, जरा इसको भी देख लें क्या है क्या नहीं। इसमें हमें क्या क्या जानना है, देखो इसमें हमें जानना है कि फंक्शनल ग्रुप अप्रोच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस टू बी स्टडीड इन कंटेक्स्ट टू देयर स्ट्रक्चर। यानी कि पहला जो हमको पढ़ना है, इसमें अल्केन के बारे में पढ़ना है, और कैसा अल्केन, 5 कार्बन तक का अल्केन, और उसकी प्रिपरेशन कैसे की जानी है, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अल्केन के बारे में पढ़ना है। 5 कैसा अल्केन, 5 कार्बन तक का अल्केन होना चाहिए, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला अल्केन होना चाहिए। और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, अल्केन में हाइड्रोजन का ऐड करवाएंगे, मतलब देखो हमको इसका प्रिपरेशन जानना है। प्रिपरेशन किस किस मेथड से जानना है भाई, 5 कार्बन वाले अल्केन का हमको प्रिपरेशन जानना है सबसे पहले इसमें, और उसमें भी 5 कार्बन वाले अल्केन का प्रिपरेशन में सबसे पहले किससे पढ़ना है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना कहलाता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। जैसे मान लो मेरे पास निकेल है एक कैटलिस्ट, पैलेडियम है कैटलिस्ट,
प्लेटिनम है कैटलिस्ट, इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन का किसी के साथ एडिशन करवाएंगे तो इसको बोलेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवा के हम लोग अल्केन बना सकते हैं, हम लोग अल्केन बना सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे उर्ज रिएक्शन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे उर्ज रिएक्शन के बारे में। उर्ज रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, अल्केन का प्रिपरेशन। अगर मान लो मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे तो यहां से क्या बनता है, अल्केन बनता है। तो अल्केन का प्रिपरेशन में हमको एक पढ़ना है उर्ज रिएक्शन भी। फिर हमें पढ़ना है कॉल्वे सिंथेसिस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट जानते हो ना क्या होता है, RMgX। ये अपना R अल्काइल ग्रुप, X यहां हैलोजन, बीच में मैग्नीशियम होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप, हैलोजन, बीच में मैग्नीशियम, अगर ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कॉल्वे सिंथेसिस करवा के, कॉल्वे सिंथेसिस समझ में आया क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बेस के प्रेजेंस में जब हम लोग अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से कैसे क्या बनता है उसके बारे में। तो यहां हमको कॉल्वे सिंथेसिस जानना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा, जिससे हम लोग अल्केन बनाएंगे। फिर हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल समझ में आ गया क्या होता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे अल्केन बनाना उसकी बातें करनी है। फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट आए, किसी को हटाए, उसका जगह ले ले, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है हैलोजिनेशन, यानी कि हैलोजन आएगा, सब्स्टिट्यूशन करके क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा, उसके बारे में हमें जानना है। अब अगर बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन का प्रिपरेशन में हमें, एल्कीन में भी हमको 5 कार्बन तक वाला एल्कीन के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रिपरेशन कैसे की जानी है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन समझ रहे हो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कि किसी चीज को एलिमिनेट कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है, सपोज को, चलो एक एग्जांपल देते हैं, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन मान लो हमने करवा दिया H2SO4 के साथ, इसको हीट किए तो यहां से क्या होता है, इस कंपाउंड से ना, अल्कोहल से ना वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा, OH यहां से बाहर जाएगा, इस कार्बन से भी एक H बाहर जा रहा है, इस कार्बन से एक OH बाहर जा रहा है, दोनों कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो दोनों के बीच में यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन गया एल्कीन। एल्कीन कैसे बना, कोई चीज एलिमिनेट हो रहा है, छट रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा हम लोगों को एल्कीन का प्रिपरेशन सीखना है। उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखो यहां पे एल्कीन नहीं होना चाहिए था, यहां पे अल्कोहल होना चाहिए था। ठीक, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से कैसे एल्कीन बनाते हैं वो देखा, अभी एग्जांपल में दिखाए थे। फिर हमें एक पढ़ना होगा, अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, जिसको हम लोग सेटजेप्स रूल भी बोलते हैं, सेटजेप्स रूल के बारे में बताएंगे वहां डिटेल में। तो अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी वर्ड कहीं केमिस्ट्री में आता है, इसका मतलब होता है रिमूवल। तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का रिमूवल। इन दोनों का रिमूवल होकर के क्या बनेगा, यहां से आपका एल्कीन बनेगा, किससे, अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग सेटजेप रूल के तहत बनाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर सिस एल्कीन्स, सिस और ट्रांस आइसोमर पढ़े होंगे। तो सिस एल्कीन, जिसमें हम लोग पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देखेंगे। पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब पूर्ण रूप से हाइड्रोजन का नहीं जुड़ना, थोड़ी बहुत लेस एफिनिटी के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाएगा पार्शियल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एंड ट्रांस एल्कीन्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिर्च रिडक्शन। ट्रांस एल्कीन्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिर्च रिडक्शन। आपने बहुत अच्छे से, जो बच्चे जेई वगैरह का तैयारी किए होंगे, बोर्ड में 12th में 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ये। अच्छा आ जाओ, अब हमको एल्कीन का कुछ रिएक्शन भी देखना है। किसके किसके साथ, सिस एडिशन दिखना है एल्कीन का, किसके प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। पता होगा आपको, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सिस एडिशन एंड ट्रांस एडिशन, ट्रांस एडिशन में देखना। ट्रांस एडिशन क्या होता है, देखो सिस और ट्रांस समझते हो ना, अगर कोई कार्बन है अपने पास, डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर कोई इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है, इन दोनों कार्बन पे, एक तो इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। और अगर मान लो दोनों डिफरेंट ग्रुप है और इसके इस तरफ जो है अगर सेम ग्रुप जुड़ गया, इन दोनों कार्बन पे अगर सेम ग्रुप वाला एक ही साइड में है तो उसको बोलते हैं सिस, और सेम ग्रुप वाला अगर अपोजिट साइड में तो उसको बोलते हैं ट्रांस। ये तो पढ़ा है ना तुम लोग, सिस एंड ट्रांस तो पढ़ा होगा। तो एल्कीन के रिएक्शन में सबसे पहले हमको पढ़ना है सिस एडिशन अल्कलाइन KMnO4 के द्वारा और ट्रांस एडिशन ब्रोमीन के द्वारा। फिर हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ HX हेलोजन हैलाइड, मार्कोवनिकोव्स रूल के हिसाब से और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के हिसाब से। मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है, पढ़ा होगा बहुत आसानी से, ये बताया होगा तुमको कि मान लो मेरे पास कोई रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाए और उस रिएजेंट के पास अगर नेगेटिव पार्ट है,
निगेटिव आयन है कोई, तो निगेटिव आयन उस कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जाके जुड़ता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, उसको कहते हैं मार्कोविनिकोव रूल। और अगर उस कार्बन पे जाके निगेटिव पार्ट जुड़ जाए एल्कीन में, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, तो उसको कहते हैं एंटी मार्कोविनिकोव रूल। तो उसी रूल के हिसाब से हमको HX का एडिशन करवाना है किसमें, एल्कीन में, तो उस रिएक्शन को भी हमको देखने हैं, डिटेल में वहां पढ़ेंगे, अभी तो सिलेबस बस बता रहे हैं क्या सब पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है हाइड्रेशन, फिर ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब आपने 12th में भी पढ़ा होगा बच्चा, ये सब चीजें 12th में पढ़ी होंगी। आ जाओ, अब हम लोग आते हैं अल्काइंस पे। अल्काइंस में भी हमको अप टू 5 अल्काइंस तक ही पढ़ने हैं, अल्काइंस में भी हमें अप टू 5 अल्काइंस तक ही पढ़ने हैं, अप टू 5 अल्काइंस तक पढ़ने हैं। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन सीखनी है। प्रिपरेशन में एसिटाइलिन फ्रॉम CaC2 कैल्शियम कार्बाइड एंड कन्वर्जन इनटू हायर अल्काइंस। एसिटाइलिन को बनाना सीखेंगे कैल्शियम कार्बाइड से, और कैसे हायर अल्काइंस, कोई लोअर अल्काइंस का हायर अल्काइन में कैसे, हायर अल्काइन मतलब क्या, जिसमें ज्यादा कार्बन हो, लोअर अल्काइन मतलब जिसमें कम कार्बन हो, तो ज्यादा कार्बन वाले अल्काइंस में कैसे कन्वर्सन करवाना है, इसको भी सीखना है। बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ टेट्राहाइलाइड्स, मान लो मेरे पास कोई टेट्राहाइलाइड है, टेट्राहाइलाइड समझे, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, अगर उस कार्बन से अगर 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो उसे बोलते हैं टेट्राहाइलाइड्स। तो टेट्राहाइलाइड्स का अगर हम लोग डीहाइलोजिनेशन करवा दें, डीहाइलोजिनेशन मतलब यहां से हैलोजन को बाहर करवा दें, तो भी यहां से क्या बनता है, अल्काइन बनता है। साथ ही साथ हमको पढ़ना है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है सर, अगर मान लो मेरे पास कोई डाइहेलो एल्केन है, डाइहेलो एल्केन मतलब ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 2 हैलोजन जुड़ा हुआ हो, और अगर वो दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है, अगल बगल वाले कार्बन पे, तो उसे बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड। और विसिनल डाइहैलाइड का हम लोग डीहाइड्रोजिनेशन करवा के, यानी कि यहां से हाइड्रोजन को बाहर करवा के हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं। तो एक ये तरीका हमको अल्काइन में पढ़ना है। साथ ही साथ हमको अल्काइन के कुछ रिएक्शन के बारे में भी पढ़ने हैं, अल्काइन के कुछ रिएक्शन भी हमें पढ़ने हैं। कौन कौन, फॉर्मेशन ऑफ मेटल फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटाइलाइड्स, ये गलत लिखा हुआ है यार, ठीक। उसके बाद एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड अल्कलाइन KMnO4, यानी कि ब्रोमीन और अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के अल्काइन का रिएक्शन चेक करना है। फिर ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन विथ हॉट अल्कलाइन KMnO4, अगर हमारे पास अल्कलाइन KMnO4 के बारे में तो पता होगा ना, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये गर्म अल्कलाइन, अगर मान लो अल्कलाइन KMnO4 को ले लें, तो उसमें हम लोग उसका क्या करवाएंगे, ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन करवाएंगे हॉट अल्कलाइन KMnO4 का, किसके साथ, अल्काइंस के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में हमें जानना है। तो ये हमारे थे अल्केन, अल्किन, अल्काइंस, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। देखो मेन पेपर तो आपको आपके हिसाब से यही दिया हुआ है, लेकिन आपको एक और यूनिट इसमें पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग यूनिट नंबर 4 बनाए हैं, और ये है अपना गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो अपना क्या होता है बच्चा, ये स्टेट ऑफ मैटर का एक पार्ट है, स्टेट ऑफ मैटर का एक पार्ट है। मेन अपना वही 3 पोर्शन पढ़ने थे MIC के लिए, लेकिन एक आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे, देख लेना यूनिट 4। इसमें बहुत सारे टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है देखो, कैनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ गैस पोस्टुलेट एंड कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस। जो टॉपिक पढ़ने मैं उसको डिस्कस बता दे रहा हूं एक बार, फिर चैप्टर में जब आएंगे तो एक एक करके बढ़िया से सबको समझेंगे। कैनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ गैस पोस्टुलेट एंड कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस। फिर हमें बात करनी है डेरिवेशन ऑफ कैनेटिक गैस इक्वेशन एंड वेरियस गैस लॉ। कैनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में हमें जानना है, और वेरियस गैस लॉ के बारे में हमें जानना है। PV बराबर 1/3 mn², mnV², ये हमें जानना है। चलिए वहां पे बात करेंगे सबका डिटेल में। डेरिवेशन ऑफ द कैनेटिक गैस इक्वेशन जो भी बताए थे वही था। फिर हमें वेरियस गैस लॉ के बारे में जानना है, बहुत तरह के गैस लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब के बारे में हमें जानना है। फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड इट्स यूज इन एवेल्यूएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। जैसे कि देखो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में हमें जानना है। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का यूज करके बहुत सारे वेलोसिटी को प्राप्त करना, जैसे कि आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, रूट मीन स्क्वायर MS वेलोसिटी हो गया। ये सब कुछ वेलोसिटी है जिसको हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का यूज करके प्राप्त करते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। फिर हमें बात करनी है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में, कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के बीच में, या मान लो एवरेज वेलोसिटी के बीच में, या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच में, सबके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन की बातें करनी है। फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बातें करनी है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटीज के बारे में बात करनी है।
फिर वेस्कोसिटी ऑफ गैसेज, वेस्कोसिटी ऑफ गैसेज मतलब गैसेज की गाढ़ापन, उसकी डेंसिटी कितनी है उसके बारे में बातें करनी है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि विस्कोसिटी के कोएफिशिएंट और ये विस्कोसिटी किस प्रकार से डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट किस प्रकार से डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसकी बातें करनी है। फिर कोलाजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी है। फिर कोलाजन डायमीटर एंड मीन फ्री पाथ के बारे में बातें करनी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से दिखाते हैं और एन से दिखाते हैं विस्कोसिटी को। उसके बाद जो हमें बातें करनी है कैलकुलेशन ऑफ कोलाजन डायमीटर, जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी के कोएफिशिएंट से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कोलाजन डायमीटर को, सिग्मा को, उसके बारे में बातें करनी है। ये आइडियल गैस से रिलेटेड बातें थी। अब हमारा इसमें हमको रियल गैसेज के बिहेवियर के बारे में भी जानना होगा, जिसमें हमको सबसे पहले जानना होगा कि ये रियल गैसेज आइडियल गैस से किस प्रकार से अलग होता है, डेविएट किस प्रकार से करता है रियल गैसेज आइडियल गैस से, तो उसके बारे में बात करनी है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। फिर हमको बात करना है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, एंड इट्स वेरिएशन विथ प्रेशर फॉर डिफरेंट गैसेज, यानी कि अलग अलग गैसेज के लिए अगर मान लो अलग अलग गैसेज हैं तो उसका अगर मान लो उसमें प्रेशर को अगर हम लोग वैरी करवाएं तो उसका प्रेशर वैरी करवाने से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है उसकी बातें यहां करेंगे। फिर कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंट होता है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डेविएशन होता है, तो क्या कारण है कि रियल गैस आइडियल गैस से तुम्हारा डिफर करता है उसके बारे में जानना है। फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, उसके बाद बात करेंगे वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, इट्स और देखो ये जो वंडरवॉल आपका इक्वेशन है ना, इसका डेरिवेशन भी हमको यहाँ पे जानना है और इसका एप्लीकेशन भी जानना है कि इसको हम लोग अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं। रियल गैस एक्सप्लेन, रियल गैस का जो हम लोग क्या कहते हैं उसको बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बिहेवियर में किस प्रकार से आपका वंडरवॉल इक्वेशन आएगा उसकी बातें करनी है और इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे उसकी बातें करनी है। उसके बाद आपका वेरियल कोएफिशिएंट के बारे में जानना है इसमें। फिर कैलकुलेशन ऑफ बॉइल्ड टेम्परेचर, फिर हम लोग बात करेंगे आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स मतलब होता है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो अगर मान लो मेरे पास अगर आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेज एंड देयर कंपैरिजन विद वंडरवॉल आइसोथर्म, पीछे पढ़ाए थे ना वंडरवॉल इक्वेशन बता रहे थे ना, तो अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वंडरवॉल आइसोथर्म पे क्या फर्क पड़ेगा, वंडरवॉल इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा उसके बीच में, और रियल गैसेज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद उनके बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट करके क्या रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन की बातें हमें करनी है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट की बात करेंगे, फिर क्रिटिकल स्टेट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट की बात करेंगे और उसके बाद रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवॉल कांस्टेंट के बारे में बात करनी है। और लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ये आपका यूनिट 4 है, लेकिन आपका जो पेपर MIC 2 में दिया हुआ है उसमें यूनिट 4 अगर आप पेपर देखो तो पेपर में 3 ही यूनिट की बात की जा रही है। एक बात की जा रही है इनऑर्गेनिक में तुमको दो यूनिट पढ़नी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, और फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन अल्किन अल्काइन के बारे में पढ़नी है, उसकी प्रिपरेशन उसकी रिएक्शन। अगर पेपर को देखें तो MIC 2 का पेपर 2 को, लेकिन उस पेपर जो हमारा है उसमें, लेकिन आपके सिलेबस को जब आप अंदर जाओगे तो उसमें आपको ये यूनिट 4 भी जोड़े हुआ है गैसेस स्टेट, जो कि आपका MJC का भी यूनिट बनता है, MJC का यूनिट नंबर 1 बनता है ये गैसेस स्टेट, और ये आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में। ये गैसेस स्टेट आपका कहाँ आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में। तो एक यूनिट आपका फिजिकल केमिस्ट्री से भी जोड़े हुआ है, पेपर में नहीं दिखाएगा, केवल एक ही पेपर है उसमें आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन अंदर में जब सिलेबस को कवर करोगे ना तो सिलेबस में लिखा हुआ रहता है यूनिट 4 में गैसेस स्टेट, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। और हालांकि मेन 3 यूनिट है आपका जो आपके पेपर के हिसाब से आएगा, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है एंड फंडामेंटल ऑफ मॉलिक्यूलर फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये था आपका सिलेबस MIC 2 का। और उसके बाद हम लोग अब सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जो लेक्चर है उसको हम लोग अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब तक के लिए आप लोग एक बार बढ़िया से इसको वेरीफाई कर लेना अपने एक बार इस सिलेबस को ढंग से, और फिर हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं।